Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी गहमा गहमी जो है वो बड़े अरूज पर है और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फतेह जंग में जो है वो जलसा किया और वहां पर जो है वो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की। और ये जलसा क्या एक तरह से जश्न था, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी को एक बड़ी अच्छी खबर मिली कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो सासा जात रेफरेंस जो था जो उनके खिलाफ था 16 साल से दायर रेफरेंस था, उससे भी वो बरी हो गया। और जो उनके खिलाफ जितने भी जो रेफरेंसेस थे वो अब तमाम रेफरेंसेस से जो है वो बरी हो गए। अगर इस रेफरेंस की हम थोड़ी जरा डिटेल में जाकर देखें तो ये पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी मुकदमात बनते हैं या जिस तरह से करप्शन के केसेस बनाए जाते हैं उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल जो है वो सामने आती है। ये रेफरेंस बना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इन दोनों के खिलाफ ये बना था। और ये इल्ज़ाम इन पर यह था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने जो असासे हैं वो बनाए हैं। और ये सबसे पहले 2001 में एहतसाब अदालत में ये दायर हुआ था। फिर 2007 में जब एनआरओ हुआ, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त, ये जो रेफरेंस था इसको क्लोज कर दिया गया। मगर 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया एनआरओ के हवाले से तो ये रेफरेंस फिर खुला। मगर उस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो थे वो सदर पाकिस्तान बन चुके थे और उन्हें आर्टिकल 248 के तहत जो है वो इस्तिस्ना भी हासिल था। बहरहाल फिर से ये नैब ने रेफरेंस खोला अप्रैल 2015 में। और अभी पिछले कोई 2-2.5 माह में जो है जब ये पनामा वाला मामला चल रहा था तो उस वक्त नैब की अदालत जिसने ये केस पहले बड़ा स्लो पेस के साथ जो है वो इसकी समाअत शुरू की, मगर इसकी फिर बड़ी तेजी के साथ जो है वो समाअत शुरू हो गई। और इस पूरे जो केस की प्रोसीडिंग थी उसका एक बड़ा अहम पहलू था कि जो इस केस के जो स्टार विटनेस थे बैरिस्टर, अब उन्हें रावलपिंडी की इसी अदालत ने जो है वो इश्तिहारी भी करार दे दिया। ये जवाद मिर्जा साहब जो थे ये इनके पास सारी की सारी डिटेल्स थी। ये नैब का जो फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग था उसका लीगल कंसल्टेंट थे और ये फिर जो है वो बुलाने पर भी जो है वो नहीं आए। बहरहाल अब फैसला जो है वो बिलाखिर आ गया, आसिफ अली जरदारी को इस रेफरेंस से भी बरी कर दिया गया। इससे पहले जो इन पर रेफरेंस थे वो वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड की तामीर का था, एसडीएस का था, कोटेक्ना का था और फिर एआरवाई गोल्ड स्कीम और उर्सस ट्रैक्टर स्कीम का भी जो है वो रेफरेंस था, उनसे जो है वो पहले ही बरी हो चुके। बहरहाल ये सियासतदानों पर कायम मुकदमात जिस तरह से बनते हैं फिर जिस तरह से चलते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आज के प्रोग्राम में मुझे डिस्कस करना है। केसेस नवाज शरीफ पर भी हैं, पनामा वाला मामला उनका नाम है, इमरान खान पर भी केसेस हैं, अगरचे उनकी नोयत करप्शन वाली नहीं है, वो और तरह के केसेस हैं, मगर उन पर केसेस बहरहाल हैं। मगर इस सारी बहस के बीच ये एक बड़ा अहम नुक्ता ये बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हालात हैं वो अब बदल रहे हैं। और आज की तारीख में अब आसिफ अली जरदारी साहब पर तो कोई करप्शन का जो है वो केस नहीं है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब वाकई रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी हो रही है, ये भी हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो है वो जलसों का जो माहौल बना हुआ है, इमरान खान साहब ने सिंध में जलसा किया, मियां साहब जो है वो उन्होंने वकीला कन्वेंशन से खिताब किया और साथ ही एक और सवाल उठना शुरू हो गया कि मियां साहब क्या अवामी दबाव के तहत जो पनामा केस या आगे जिस तरह से जो है ये मामला चल रहा है नैब में उस पर किसी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं। इन इश्यूज पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर डॉक्टर कयूम सुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और लाहौर से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है, अगेन वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। उनके साथ मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली, आप दोनों साहब का बहुत शुक्रिया। और अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। मैं सेनेटर कयूम सुमरो साहब आपसे आगाज करूंगा। ये जो केसेस आसिफ अली जरदारी पर है, बादी नजर में आप इन केसेस को अब किस तरह से देखते हैं, किस वजह से थे, क्यों बनाए गए, और अब जबकि वो आसिफ अली जरदारी इन मामलात में क्लियर हो चुके हैं अब उनकी सियासत का क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं पूरे पाकिस्तान की कौम को आज की इस खुशी में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 16 साल के बाद आसिफ अली जरदारी साहब तमाम तर जो केसेस इनके ऊपर पॉलिटिकल बनाए गए थे, विक्टिमाइज़ किया गया था, झूठे केसेस सियासी बुनियादों पे बनाए गए थे,
उनमें से बाइज़्ज़त बरी हो गए। और सबसे अहम बात जो शायद हाजरीन को, नाजरीन को ये पता ना हो कि तमाम वो केसेस वो अपनी गवर्नमेंट में ख़त्म नहीं हुए, मुखालिफ गवर्नमेंट में। सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले 5 साल के दौरे हुकूमत में ये केसेस बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी साहब की एक और पोजीशन थी। और आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जब जरदारी साहब ने अपना टेन्यूअर पूरा किया, अगले 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद की नेब कोर्ट में यहाँ मारगला के सामने हम पेश हुए और अपने केसेस दोबारा शुरू कराए। और जितने भी केसेस ख़त्म हुए, या मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ख़त्म हुए, या जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में ख़त्म हुए, या फिर उसके बाद आज ये जो है PMLN की गवर्नमेंट में ख़त्म हुआ। डॉक्टर साहब ये भी दिया जाता है कि उन्होंने आपके केसेस की पैरवी नहीं की, आपने उनके केसेस के, उनके जो रेफरेंसेस है नैब में या जो उनके मामला थे उनकी पैरवी नहीं की, और उन्होंने जो है वो आपके केसेस की इस तरह से पैरवी नहीं की। देखें बात यह है कि दो अहम चीज़ें में बिल्कुल, मुझे अगर 1 मिनट सिर्फ सुकून के साथ सुने। पाकिस्तान की पूरी कौम, आप गवाह हैं कि आसिफ जरदारी को 12 साल जेल खाने में रखा गया, और मैं उसका आई विटनेस इसलिए हूँ कि मैंने ज़्यादातर पूरा अरसा उनके साथ जेल में गुजारा है। मैंने खुद देखा है उसका जेल, मैंने खुद उसके जेल की जो है सख्तियों का, मेरे से ज़्यादा कोई आई विटनेस पाकिस्तान में शायद ना हो, क्योंकि जेल के अंदर जिन हालात से उसने एक बहादुरी का जो मुजाहरा किया। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट का हाल ये था कि चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जजेस को प्रेशराइज कर रहा है। टेलीफोन स्कैंडल, जो टेप स्कैंडल आपके सामने है, वो जिसमें जस्टिस कयूम को, जस्टिस राशिद साहब को कहा गया, वज़ीर तिजारत के भाई हैं जी, कहा गया कि आप जो है आसिफ जरदारी साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किसी भी तरीके से सजा दो ताकि वो अगली इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन अल्लाह के यहाँ तो कुछ और होता है ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। वो अदालत, वो जजेस घर चले गए, अच्छा, लेकिन पूरी दुनिया को पता चला कि ये झूठे केसेस बनाए गए थे। इससे बड़ा और क्या सबूत दे सकते हैं? आज भी मैं ये दावा से कह रहा हूँ कि जितने केसेस ये बनाए गए थे उसका सिर्फ इंटेंशन ये था कि किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी को और डिफेम किया जाए। अच्छा। करप्शन तो ये खुद करते रहे, मुकम्मल तौर पर सियासी मुकदमा थे। अच्छा, न सिर्फ सियासी तौर पे थे बल्कि जाती इंतकाम पे मबनी थे, क्योंकि पर्सनल गरज थी। वो ये कह रहे थे, उनके पीछे एक मफहूम ये जरूर था कि पीपल्स पार्टी को बदनाम करो और खुद माल बनाओ। ऑफशोर कंपनियां उस वक्त से बनी हुई थी जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे। आज कहा गया जी ये मकाफात अमल है, और आज जो जलसे में तकरीरें हुई उन्होंने कहा कि एक तो इनकी हुकूमत में जो है वो हमारे केसेस खत्म हुए, और फिर ये खुद अपनी ही हुकूमत में जो है वो इन केसेस में फंस गए। देखें रहमान, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी आपने बात की ना, कि ऐसे लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल रहा है। कौन रिलीफ दे रहा है? दूसरा ये है कि आम तासर ये है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए हालात जो हैं वो ज़्यादा टाइट हैं, सख्त हैं, इनको स्कंजे में कसा जा रहा है। ये कौन ताकत है? ये कौन लोग हैं जो इस तरह रिलीफ देते हैं या लोगों को जो है फंसाते हैं या दूसरे लोगों को टाइट करते हैं? मेरी गुजारिश सुन लें, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा ना, मेरा तो कोई इशारा नहीं था मियां साहब, मेरा तो इशारा था एहतसाब अदालतों की तरफ था। चले मेरा इशारा कह लें। आपका इशारा किसकी तरफ है? आपका इशारा किसकी तरफ है? आप यार, चले रहमान, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो तो मैं कह देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब तक, अच्छा मेरी बात सुने ना, मैं ये कहता हूँ कि 70 सालों से यही हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, लोग वोट किसी को देते हैं और हुकूमत कोई और कर रहा होता है। वोट के तकद्दस को पामाल किया जाएगा तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना निज़ाम में आ सकेगा, ना दीगर अदारों में ये चीज़ें आ सकेंगी, ना अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। अच्छा। ना पाकिस्तान पर जो खतरात मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो सकेंगे या कम हो सकेंगे। मैं ये कहूँगा, आज अगर खामोश रहा जाएगा इन चीज़ों पर, जिस तरह 70 सालों से हम खामोश रहे हैं या कौम खामोश रही है, तो इसका नतायज जो हैं वो मशरकी पाकिस्तान से खुदा न खास्ता मुख्तलिफ नहीं होंगे। मैं ये कहूँगा कि अगर उस वक्त भी उस वक्त की अक्सरीती पार्टी को हुकूमत करने दी जाती तो ये हालात कभी ना बनते कि वो मुल्क 2 लख्त हो जाता। आज भी पाकिस्तान के अंदर
अवाम मैंडेट किसी को देते हैं और मगर आप ये मानते हैं मियां साहब ये करप्शन के केसेस थे या ये फिर सियासी मुकदमात थे? चले मुझे कत्ल, ड्रग, 3 केस थे। मेरी कत्ल, करप्शन और ड्रग के केसेस बनाए गए थे। मियां साहब सियासी मुकदमात। एक सेकंड ना, इनको जरा सेनेटर साहब को जरा खामोशी मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैंने इनकी तकरीर सारी सुनी है। मुझे गुजारिश करने का मौका दें। मैं ये कहता हूं कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये करप्शन के केसेस थे या सियासी केसेस थे, मैं तो ये कहूंगा कि अगर जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी साहब ने करप्शन कोई नहीं की, पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जो करप्ट हो या जिसने करप्शन की हो। मुझे अगर सर काफी बात होगी, मैं जरा चाहता हूं बाकी पैनलिस्ट की भी राय ले लूं। मैं अली नहीं है पनामा लीक्स में हम तो नहीं थे। अच्छा नहीं, अगर दलील से बात करी जाए तो ये दलील है, आपके सारे झूठे केसेस कोर्टों और अदालतों के जरिए हम बाइज्जत बरी हुए। अगर ये दूसरी बात है कि इन्होंने अदालतों पे कभी एतमाद नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला ये करते हैं, आजकल भी अदालतों को गालियां गलूज जजेस को ये देते हैं, लेकिन हमने तो कभी जुबान से ये अल्फाज नहीं निकाले। हमने आज अदालत ने बाइज्जत बरी किया है और हमें अदालतों का कल भी एहतराम था जब हमने 12 साल सजा काटी या जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। ये कह रहे हैं पनामा लीक्स में और जिनकी चोरी अदालत ने साबित कर दी है वो हमें चोर कह रहे हैं, और उनकी चोरी तो आज सारी दुनिया को पता है। करप्शन के केसेस हैं, क्या है ये इनको ज्यादा ये एडवांटेज है इनको, लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं। बात मुकम्मल मुझे भी फिर करने दें। मैं ये कहता हूं अभी बड़ा टाइम है, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है सर। जुल्फकार अली भुट्टो से मुआवजा आसफ अली जरदारी का करना वैसे ही नामुनासिब है। और मैं ये कहूंगा कि भुट्टो फैमिली जो है उन पर सियासी केसेस बनते रहे। मैं आज भी ये कहूंगा कि आसफ अली जरदारी हो या इमरान खान हो, किसी पर भी सियासी केसेस बनाकर उनको सजा, भाई ठीक है, गेट योर पॉइंट अली, से पहले सजा सुना दी गई। मैं अली अभी हुआ नहीं और हमें सजा क्या कहते हैं आप? जी रहमान साहब। जी अली, मेरा आपसे वही सवाल था कि आप इन केसेस को किस तरह से देखते हैं, सियासी केसेस से, करप्शन के केसेस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो अभी ये फतेह जंग में पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ है, अच्छा शो किया है और पुरअमन डिस्पोज हुआ है। मेरी तरफ से पीपल्स पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि कल सखर के जलसे पे हमें इन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल वर्कर, आपने भी तो आज हिसाब बराबर कर नहीं कि हमने गाली बदजुबानी अच्छा बदजुबानी की पता नहीं है, मेरा ख्याल है बेहतर बता सकते हैं। हमने कभी भी खान साहब के हवाले से आज बातें की हैं जलसे। जी अली, मैं जरा अर्ज कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जरूर। मैं ये अर्ज करूंगा कि पॉलिटिकल वर्कर जिस भी जमात का हो, जब कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी जमात करती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आज बिलावल साहब ने दोनों जमातों के खिलाफ उन्होंने बातें की हैं, नून लीग के खिलाफ भी और तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी। वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का हक है, उसने आके हमारी तारीफ तो नहीं करनी, ना बिलावल भुट्टो साहब ने बताना है कि पिछले 40 साल से जो उनका खानदान 3-4 मरतबा इक़्तिदार में आ चुका है, कितने मजदूरों को उन्होंने रिलीफ दिया, कितनों को रोटी दी, कितनों को मकान दिया, थर में लोग क्यों मर रहे हैं, कराची में क्या सूरत हाल है, हैदराबाद में क्या है, सफाई है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, क्या मसाइल है उधर, क्यों इतने लाकानूनियत है, इस पे तो वो बात नहीं करेंगे ना। वो इस पे बात करेंगे कि पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा नहीं बन सका और पंजाब में। तो ये हर पॉलिटिकल जमात करती है। मैं ये समझता हूं जिस तरह अभी हम टॉक शो कर रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और फैसला अवाम पे छोड़ें। बिलावल जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, फैसला अवाम कर लेंगे। कल हमने सखर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेयरमैन इमरान खान साहब ने दिया है, हमारे बारे में भी सिंध के अवाम फैसला कर लेंगे। अगर वो खुश हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से खुश हैं तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो नाराज हैं तो हमें ओपनिंग मिल जाएगी जो हमें कल मिली है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं डायरेक्टली। देखें, शहबाज शरीफ साहब की वो तकारीर जो मेरे तो मुंह पे नहीं आती, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन उन्होंने, मैं इशारतन कहूंगा
कि जरदारी साहब के बारे में वो एक कहते थे, करप्शन के हवाले से उनका मशहूर बयान था, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। सवाल ये है कि वो जो स्विस बैंक्स के करप्शन के केसेस थे और सरे महल और वो जो कहानियां थी, क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उन केसेस को खोलने के लिए कोई कोशिश की? नहीं की। तो साफ साबित है कि बज़ाहिर दोनों जमातें थोड़ी बहुत एक दूसरे के खिलाफ हिटिंग करेंगी, लेकिन असल में चूंकि दोनों जमातों ने पाकिस्तान का एक लिहाज से माशी कत्ल किया है और पाकिस्तान पे माशी एटम बम गिराया है और पाकिस्तान के मजदूरों, किसानों, गरीबों को सिर्फ और सिर्फ जज्बाती नारे देकर खुद आसमान पे पहुंचे, खुद प्रॉपर्टीज बनाई। इनमें से हर एक एमएनए का आप पूछ लें, पिछले 25 साल पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तमाम पार्लियामेंट। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं जो आपकी बात समझाऊं, मैं आपकी बात जो समझाऊं, आपका ये कहना है कि ये जो है वो एक डील के नतीजे में ये केसेस जो है वो खत्म हुए। मैं कामिल अली आगा साहब, मैं चाहूंगा आपकी राय, कामिल अली आगा साहब की भी राय इन केसेस पर जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, ये जो मुकदमात सियासतदानों पर बनते रहे हैं, ये करप्शन या फिर ये सियासी मुकदमात है। कामिल अली आगा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपकी राय चाह रहा था, और एक तासुर तो ये था जो अली ने दिया, उन्होंने कहा कि ये डील भी है, और मैंने सेनेटर साहब से भी पूछा इस हवाले से, आपको क्या लगता है ये डील है या मियां जावेद लतीफ साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, उनका तो नुक्ता नजर ये था कि हो सकता है ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया हो, आपकी क्या राय है? रहमान, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। देखें, इन्होंने एक मिसाक जमहूरियत किया था। मिसाक जमहूरियत में इन दोनों पार्टियों की ये एग्रीमेंट था कि नेब कवानीन को भी बदला जाएगा, नया अकाउंटेबिलिटी बिल लाया जाएगा, जो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है, और वो उस पे एग्रीमेंट था, और वो एग्रीमेंट के तहत एक नया निज़ाम आना था। लेकिन जब इन्होंने देखा, दोनों पार्टियों ने, कि हमारे तो रेफरेंसेस जो है वो ये पेंडिंग है, तो इन्होंने उस बिल को पेंडिंग कर दिया ताकि पहले वो रेफरेंसेस जो है वो ख़त्म करवा लिए जाएं, और एक मुकमुका के निज़ाम के ज़रिए चेयरमैन नैब की तकर्री जारी रहे, ताकि ऐसा बंदा आ जाए जो इनके रेफरेंस भी खत्म करे और उनके रेफरेंस भी खत्म करे। मगर आगे साहब, आपकी इजाजत हो तो एक बात जरा कह दूं, मैं देखें जो मुकबका की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ी तो उसकी मिसाल एनआरओ है, तो वो तो आप लोगों के होते हुए जो है वो हुआ था। नहीं, एनआरओ जो था वो हमारे होते हुए जरूर हुआ था, लेकिन हमारा उसके ऊपर मौकफ जो है वो सबको पता है। हमने अपने दौर के सारा पीरियड जो है एनआरओ में से निकलवा दिया था, वो आप रिकॉर्ड चेक कर लें, एनआरओ चेक कर लें। हमने उसके अंदर से तमाम वो मुकदमा जिनके मुतल्लक इशारा हमारी क़यादत की तरफ था, हमने वो भी वक़्त और वो पीरियड भी निकलवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। वो जनरल परवेज मुशर्रफ और पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान एक खुफिया डील थी, ये सबको अब यहाँ हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि ये मुकमुका है, ये जो केसेस का खत्म होना, एक दूसरे के खिलाफ नैब के रेफरेंसेस की मेरी बात सुन ले ना, आप देखें ना, मेरी पूरी बात सुने। आप देखें, जब इसी कानून और इसी निजाम के ऊपर मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है शुरू, तो अब चीखें निकल रही हैं, अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, अब दोनों तरफ से खलबली खत्म नहीं हो रही, और इनका जो एग्रीमेंट है वो अब पूरा होने वाला है, और वो चेयरमैन नैब जो है उसकी रिटायरमेंट होने वाली है। और मैं पहले भी आपको कई दफा कह चुका कि ये सारा निजाम ऐसे ही चलता रहेगा और ये मुकमुका चलता रहेगा, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कभी एहतसाब नहीं हो सकेगा उस वक्त तक जब तक नया एक अकाउंटेबिलिटी बिल जो कि वाकई एहतसाब करे हर करप्ट आदमी का, चाहे वो मैं हूं,
मेरी क्यादत हो, जो ऑलरेडी आगा साहब जो ऑलरेडी बिल है वो जो ऑलरेडी इदारे हैं जो कवानीन है उनको खत्म करें। मेरे ख्याल है सुब्रा साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड, फिर मियां जावेद लतीफ मैं साहब के सिर्फ पास एक वजाहत ये करूं कि एनआरओ की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल हकीकतन ये बात बता रहा हूं कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए थे उनमें से किसी के ऊपर भी एनआरओ के हवाले से रिलीफ नहीं था। कोर्टों ने, अदालतों ने मुकदमात भरी किए। एनआरओ था, ये सारे रेफरेंसेस मैं आपको ये बता दूं, ये वजाहत हो जाए, हाँ। अगर किसी के ज़हन में ये चीज थी कि एनआरओ के तहत रिलीफ मिला, नहीं, रिलीफ नहीं मिला, मगर ये रेफरेंस बंद हुआ था। ये रेफरेंस बंद हुआ था, इसलिए हुआ था कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने 2008 से 13 तक तो खुद प्रेसिडेंट नहीं, वो तो 2009 में जब फैसला हुआ एनआरओ के खिलाफ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी वजाहत कर रहा हूँ, तब मिला था। नहीं, देख मैं सिर्फ वजाहत ये करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये तमाम तर जो केसेस थे, न सिर्फ इसके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मर्डर के केसेस थे, 3 तो मर्डर के केसेस थे, और इसके अलावा ड्रग के केसेस थे। इन्होंने तो इंतहा कर दी थी ना। पीएमएल ने, सैफुर रहमान ने जो एहतसाब कमीशन का चेयरमैन था, क्या उसने, उसका किरदार और उसके जितने भी केसेस बनाए गए थे, पूरी दुनिया इसको समझती है कि वो बदनीयती थी और सिर्फ पीपल्स मगर अब बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये वजाहत मैंने इसलिए की कि तमाम तर अदालतों के जरिए ये केसेस खत्म हुए हैं, और हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि अदालतों का एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर हाल में किया है। हमने ये नहीं कहा कि हमें क्यों निकाला गया, हमने ये नहीं कहा कि 5 जजों ने मिलकर के ये हमारे साथ किया। मगर मियां साहब जो कामिल अली आगा साहब का नुक्ता था, वो कहते हैं कि अब हालात जो है वो बड़े मुख्तलिफ हैं। देखिए सर, हमने सुप्रीम कोर्ट पे जो है पत्थर नहीं बरसाए, हमने जजेस को नंगे पांव अपने कमरों से भागने पे मजबूर नहीं किए, हमने अदालतों को फेस किया, जेलों को फेस किया, तमाम मुसीबत तकालीफ को फेस किया। हमारे तमाम वर्कर्स जितने भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देखो, या जेलों में थे, या फांसी घाट पे चढ़ गए, या उनको कत्ल किया गया, या इसके अलावा जब मोहतरमा साहिबा दुबई से आ रही थी तो कराची एयरपोर्ट से आपने देखा कि 400 वर्कर हमारे जो वहाँ शहीद हो गए। उसके बाद पिंडी में खुद मोहतरमा की शहादत हुई। हमने तो सारी जिंदगी तकालीफ मुसीबत के बाद हम आए। हमारे ऊपर ये बात कि हम किसी के साथ डील करके आएंगे, ये तो नामुमकिन सी चीज है। हमने कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानी देख करके इस मुल्क को बचाया, इस सिस्टम को बचाया और जमहूरियत को बचाया। मियां साहब, कोई डील थी पीपल्स पार्टी और जो है वो मुस्लिम लीग नून के दरमियान? और फिर मेरा ख्याल है आगा साहब ने और जो डॉक्टर साहब का भी नुक्ता है वो ये कहते हैं कि अब जो है वो आप लोगों के लिए हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, और जो केसेस का जिस तरह से सामना किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रही जिस तरह से वो केसेस पर रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से रद्द-ए-अमल आ रहा है। देखो रहमान, बात यह है कि ये तो बात दुरुस्त है कि ये आज पहले जैसे हालात नहीं है, ये मैं मानता हूं, और दुनिया को नजर भी आ रहा है, पूरी कौम को नजर आ रहा है। और अगर पहले जैसे हालात नहीं है तो लोग आज रैलियों की शक्ल में, आज लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर क्यों निकले हैं, आज वकला क्यों कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है? इसीलिए कि पहले जैसे हालात नहीं है। लेकिन मैं इसके बावजूद भी ये बात कहूंगा कि सियासी क़यादत पर हमारे दौर में FIR हुई हो, मुकदमात बने हो, या हमारे खिलाफ किसी सियासी दौर में बने हो, दोनों गलत थे। सर, मैं ये समझता था या नहीं था कि अगर जी मुकमुका था या नहीं था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, खासतौर पे ये केसेस के हवाले से? क्या चीज सर, मुकमुका था या नहीं था, खासतौर पर इस केसेस के, इन केसेस के हवाले से, जो आपके केसेस थे या जो इनके केसेस चल रहे थे? देखिए रहमान, बात यह है कि मुकमका जो कुव्वतें दूसरी काम करती हैं वो कभी मुकमका होने नहीं देती। मुकमका वही किया करती हैं, ताकतवर जो लोग होते हैं वही मुकमका करते हैं, और ये माजी में सब कुछ होता रहा है। मगर मैं इसके बावजूद ये रहमान ये बता दूं कि देखें, माजी में मेरा कंधा, कमल आगा साहब का कंधा या किसी और का कंधा उन कुव्वतों ने अगर इस्तेमाल किया है तो 70 सालों में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे नहीं खड़ा हो सका। आज अगर फिर कोई कंधा देगा उन कुव्वतों के लिए तो फिर किसी तौर पर भी आज भी वो मुनासिब नहीं होगा। मगर इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि आज अगर ये बात की जा रही है कि जनाब आज मुकमका, भाई आज मुकमका कैसा होना था? आज अगर ये कहा जा रहा है कि पहले जैसे हालात नहीं है, तो ये बात तो दुरुस्त है
कि एक बंदा जिसका अभी ट्रायल भी नहीं हुआ उसको सजा दे दी जाए। अगर एक बंदा अपना बिजनेस जो है 70 साल का उसको दोबारा से कंगाला जाए, और यही नैब के केसेस जो हैं ये परवेज मुशर्रफ के दौर में इन्वेस्टिगेट नहीं हुए क्या? मैं इस नैब में पेश होता रहा हूं, मेरे पे मुकदमात थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के लुत्फ और करम से परवेज मुशर्रफ के दौर में ही हम बरी हुए। और आज अगर फिर उन केसेस को रीओपन कर दिया जाएगा तो मुझे ये बताएं कि नैब का अपना कानून है, क्या उससे मावरा आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? मुझे सर एक ब्रेक लेनी है मियां साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक ले रहे हैं, मुझे क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, ये जो मुकदमात, सियासी मुकदमात हैं, बाकी कोई करप्शन की कहानी है या फिर जो है वो ये महज जो है वो सियासी मुकदमात हैं। अली, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ख्याल है दो बड़े क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तरफ जो डील वाली बात है, दूसरी तरफ, और डील और मुकमका वाली बात है, दूसरी तरफ ये कि ये टारगेट किया जा रहा था, विक्टिमाइज किया जा रहा था। मगर अब मियां साहब के जो केसेस हैं, एक बहुत जो नुक्ता मैंने इब्तदाई में भी जिसका मैंने जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है कि अवामी दबाव को बुनियाद बनाकर जो है वो शायद इन केसेस पर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, या इन्हें भी, मियां साहब को भी जो है वो वहां से रिलीफ मिल सकता है। वकला कन्वेंशन या इससे पहले जो जीटी रोड की जो रैली है, आपको लगता है इस तरह से असरअंदाज हुआ जा सकता है अब जिस तरह से आगे मामला चलेंगे? दो तीन चीजें हैं। पहली बात यह है कि हर जमात के वकला विंग्स होते हैं। तहरीक इंसाफ की इंसाफ लॉयर फोरम है, पीपल्स पार्टी की पीपल्स लॉयर फोरम है, मुस्लिम लीग की नवाज की जो है मुस्लिम लॉयर फोरम है। इस तरह स्टूडेंट विंग्स होती हैं। तो अपने वकला की विंग बुला के उनके सामने अदलिया की हर्जा सराई करा के ये कोई तरीका नहीं है। किसी भी बार काउंसिल ने मियां नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अवाम का एक समंदर निकलेगा, जिस तरह वहां पे जो मिलिट्री क्यू हुआ था टर्की में एर्दोगान साहब के लिए, तो वो नहीं निकला। उसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि यहाँ कोई टेक ओवर नहीं है, कोई मिलिट्री टेक ओवर नहीं है, खुदा न खास्ता कोई आइन नहीं तोड़ा गया, कोई हुकूमत नहीं तोड़ी गई, कोई असेंबली नहीं तोड़ी गई। हुकूमत आज भी उस जमात की है, वजीर आजम आज भी उस जमात का है, पंजाब में हुकूमत आज भी उस जमात की है, और उस जमात के अंदर बहुत टूट फूट का शिकार है। बहुत सीनियर तरीन की लीडरशिप एट द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड योर फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर निसार अली खान, वो इनके साथ इस सारे चक्कर में नहीं है। उन्होंने मशवरा दिया कि आप इदारों के टकराव की तरफ ना जाएं। अली, मगर मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मगर मेरा जो सवाल था वो ये था कि देखिए जिस तरह अवामी दबाव जो है, मेरी जरा बात सुन ले, अवामी दबाव जो है वो आप लोगों ने भी डाला था। जब 2 नवंबर वाला लॉकडाउन हुआ था तो आपकी पिटिशनें जो है वो बुला ली गई थी। इस तरह से दबाव, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या इस तरह से जो दबाव अगर वो डालते हैं तो क्या असर को पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता? ये बिल्कुल गलत बात है। हम पे कोई केस नहीं था जिससे हमने कोई अदालत को मजबूर किया हो कि हमें बरी किया जाए। अदालत के खिलाफ हमने लॉकडाउन नहीं किया था। हमने नवाज शरीफ साहब की करप्शन और पनामा के खिलाफ लॉकडाउन किया था। उन हालात को देख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हमारी पिटिशन थी, वहां पे मुझे उस दिन मैं मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में। जो हमारे वहां उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जमाली साहब, उन्होंने ये फरमाया था कि हम मौजूद हैं, फैसला हम करेंगे और हम इसको, हमारे पास इख्तियार है, हम कर सकते हैं। इस बिना पर जो है वो फिर हम अदालत में गए और हमने लॉकडाउन जो है वो कॉल ऑफ किया। बात यह है कि क्या इस तरह मुल्क चलेगा कि पाकिस्तानी अवाम को निकाल के अदालतों के खिलाफ हर्जा सराई की जाए, और निकाल भी नहीं सके। देखिए, अगर आपने 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद अवाम को अस्पताल, स्कूल, इलाज और सबसे ज्यादा तालीम और अदल का निजाम दिया होता, लोग निकलते हैं आपके लिए। नोबडी हैज कम आउट, नॉट इवन इन पंजाब। एक बात। दूसरी बात यह है रहमान नजर साहब, इन दोनों जमातों ने पाकिस्तान में 3 बार मियां साहब वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी 4 या 5 बार वज़ीर आज़म दे चुकी है। अवाम को पता है कि व्हाट डू दे हैव इन देयर क्लोजेट, इनके पास क्या है। इनके पास यही है जो आज आपका मुल्क है। आज आपका मुल्क मकरूज है, मुल्क को अमेरिका का सदर धमकी दे रहा है, और मुल्क में जगह जगह हिंदुस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, और ना बच्चों के पास तालीम है, ना किसी के पास इलाज है, ना रोजगार है। So that is what they have done. Right. People लोग ठीक है, ठीक है। मुझे अगर आप इजाजत दें 1 मिनट में सिर्फ आपने बात की, आखिरी बात सुन ले कि आजाद अदलिया किसी भी करप्ट आदमी को सूट नहीं करती। ठीक हो गया,
ठीक हो गया। कामिल अली आगा साहब, अब ये जो सवाल मैंने अली से पूछा था वही मैं आपके सामने भी रखता हूं, मगर इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर लें। आप बड़े अच्छे तरह से समझते हैं जो बार के और बेंच की जो सियासत होती है। कल जो कन्वेंशन हुआ, अब उसमें वकला जो है वो उन्हें खास तौर पर एड्रेस किया गया था। अगर वकला की तरफ से जो है वो दबाव बढ़ाया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा है कि मियां साहब का कल का कन्वेंशन इसी सिलसिले में था। देखिए, गवर्नर पंजाब और सारे सूबाई वजीर, वफाकी वजीर कानून और पूरी पंजाब की हुकूमत मिल के ऐवान इकबाल जो 600 आदमियों की गुंजाइश का हाल है उसको भर लें, और उसमें भी आधे से ज़्यादा जो है वो वर्करों और आधे वकील जो है गो नवाज गो के नारे लगा रहे हो, तो वो क्या कन्वेंशन था और वकला ने क्या मैसेज दिया है? कोई मैसेज नहीं दिया। मियां साहब मैसेज देना चाहते थे उनको कि ये 12 सवाल है, इनको मैं आपको फीड करता हूं, ये जाके बार के अंदर जाके पूछें। एक बार की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ना लाहौर बार की रिप्रेजेंटेशन थी, ना मुल्तान बार की रिप्रेजेंटेशन थी, ना हाई कोर्ट बार लाहौर की रिप्रेजेंटेशन थी, ना सुप्रीम कोर्ट बार की रिप्रेजेंटेशन थी। वकला कौन से? ये तो इतने वकील तो सरकारी वकील इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी हुकूमत हो। पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत है, तो उनके वकील तो इकट्ठे होने थे, वो 25-30 अपना मुल्तान से आगे होंगे, कोई 10-10, 15-15 जो है डिस्ट्रिक्ट से आगे होंगे, तो वो हो गए। आप ये कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है इसका? उनमें से भी आगे नारे लगा रहे थे गो नवाज गो के। आप ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं? अच्छा, तो मैं समझता हूं कि ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई कोशिश नहीं है, ये एक नाकाम शो था, फ्लॉप शो था। और मैं वकील हूं, मुझे पता है क्या किस किस्म के कन्वेंशन होते हैं। कन्वेंशन मैंने करवाए हुए हैं, मुझे पता है 2,500-3,000 बंदे का कन्वेंशन होता है, और वकला हो वो भी वो चाहे वेरी ब्रीफली या पूरे काले कोट वाले दीजिएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली आइसोलेशन की तरफ चले गए। मियां नवाज शरीफ की जात की बात कर रहा हूँ ना। हुकूमत अब उसको आस्ते आस्ते ऑन करना, डिसऑन करना शुरू करेगी। अवाम ने उनको वैसे रिजेक्ट कर दिया, वकला ने आपके सामने है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि अब